इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? गयासुद्दीन शेख साहब हमारे सबके सीनियर है। गुजरात के अंदर 3 टर्म वो एमएलए रहे। पूरे विधानसभा के अंदर तमाम समाज के, हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोगों के लिए उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है। ऐसी व्यक्ति जो विधानसभा के अंदर एक आवाज थी, वो आवाज को बंद करने के लिए हमारे लोग अपक्ष में खड़े रहे, अलग अलग पार्टियों में खड़े रहकर उनको हराया है। उनको एक सबक लेना पड़ेगा आज के दिन कि ऐसे लोगों की विधानसभा के अंदर जरूरत है। अगर ये 2 जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये 2 पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मां के लड़ता है। तो क्या किया सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। गयासुद्दीन शेख साहब, चुनावी माहौल है, कैसे इसे देखते हैं? और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही जरूरी क्यों? आप अच्छे तरीके से भली बात ही जानते हैं कि देश में एकमात्र कांग्रेस पक्ष जो है वो सेक्युलर है, पूरे देश की उसका संगठन है। ठीक है, 70 साल सत्ता में भी रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई है और काम करता है, उससे ही गलती भी होती है और वो गलती हुई है, उसी का खमियाजा आज हम भुगतते रहेंगे। आज हमको लोगों ने सत्ता से बाहर किया है, लेकिन जिस ढंग से 2014 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और देश के तमाम संवैधानिक अधिकारों का हनन होने लगा, देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिलने लगा, आरएसएस और उसकी विचारधारा के लोग हावी हुए, उसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ का नारा दिया और 4000 किलोमीटर की कांग्रेस ने यात्रा की। मैं मानता हूं कि कुछ लोग जो कांग्रेस से थे वो अपनी विचारधारा पलट करके भाजपा में भी गए, क्योंकि जब गांव में सुराग होता है तो सबसे पहले जो चूहे वो भागते हैं। कुछ लोग जो थे अपने निजी कारणों से लेके, अपने करप्शन से लेके कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, वो लोग गए भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद है, वहां तक देश के सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं होने वाला है। देश की शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी खुल करके आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, खुल करके संविधान को बचाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुस्लिम समाज की शरीयत में दखल अंदाजी नहीं की है। कई कंप्लेन हो सकती है, लेकिन कभी भी शरीयत के मामले में जो था कांग्रेस पार्टी ने दखल अंदाजी नहीं की है। एकमात्र वाहिद सेक्युलर पक्ष ऐसा है कांग्रेस कि जो पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। यासीन भाई, जिस तरीके से गुजरात में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, हमने देखा कि इससे पहले के जो निकाय चुनाव हुए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुए, तो चुनावी मेंढक के तौर पर कुछ लोग आते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में मुसलमान और गुजरात के लोगों को क्या इस बारे में ध्यान रखना चाहिए इस निकाय चुनाव के अंदर? आप भली बात ही जानते हैं कि 2021 के चुनाव के वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यहाँ पर आए थे, लोगों को एक भरोसा था, एक विश्वास था कि जब एयरपोर्ट पे वो आए थे उस वक्त पे उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके आगमन के समय कम से कम 25 से 30 हजार लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने जब रिवर फ्रंट में सभा की, उस वक्त में वहां पर 50,000 के करीब लोग जमा थे और गुजरात के नामांकित उलमा इकराम ने भी स्टेज को शेयर किया था। एक भरोसा था कि भाई जो देश का माहौल है उसमें से कुछ रास्ता ये जो है वो सब निकाल पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये रिवर फ्रंट में ये भी कहा था कि कहीं भी डिमोलिशन होता है तो मेरे जो पार्षद हैं वो और मैं धरना दूंगा। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉर्पोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महलों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह
लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके साथ साथ लोग जीते, वो कभी गुजरात नहीं आए। उसके बाद 2024-25 में जुहापुरा क्रिकेट स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में ओवैसी साहब मौजूद थे। उसी वक्त में जुहापुरा में एक संस्था, जो सामाजिक संस्था है, वो बेवाओं, यतीम और मिस्किनों के लिए फ्लैट बना रहे थे। कुछ परमिशन की उसमें कमी थी, तो वहां पर बुलडोजर लेकर के उसको तोड़ने आए थे। उस वक्त में मैं और विधायक इमरान खेड़ावाला तुरंत ही जुहापुरा में पहुंचे थे और अधिकारियों से उनसे हमने दलील की थी कि अहमदाबाद में 9 लाख से ज्यादा गैर कायदेसर बांधकाम है, नरोड़ा से लेकर नारोल तक। तो आपको नरोड़ा से लेकर नारोल तक आपको वो बांधकाम, गैर कायदेसर बांधकाम आपको नहीं दिखे। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस जो बनाए हैं, जो नेताओं ने बनाए गैर कायदेसर बांधकाम, उसको नजर नहीं आए। लेकिन एक बेवाओं के लिए बनने वाली स्कीम आपकी नजर में आई है, तो पहले वो 9 लाख बांधकाम को तोड़ा जाए, उसके बाद में तुम ये विवाह उसको तुम तोड़िए। उस वक्त में अधिकारियों को हमारी बात को मानना पड़ा और अधिकारियों को जाना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जगह डिमोलिशन चल रहा था उससे 200 मीटर दूर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद थे, लेकिन वो वहां पर नहीं आए। यानी कि जब चुनावी मेंढक की तरह आपका आना, मैं मानता हूं कि ये लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। जब 2022 का चुनाव था विधानसभा का, उस वक्त में इनके साथ जो थे पार्षद जीते हुए थे, थोड़ा बहुत माहौल भी था इनके लिए। लेकिन जब ये आए तो इनको तमाम गुजरात के उलमा इकराम ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने जाकर के कहा कि दरियापुर की सीट गयासुद्दीन शेख बहुत ही कम मार्जिन से जीतते हैं और उस सीट के ऊपर सिर्फ 38% मुस्लिम समाज के वोट है और 62% हिंदू भाइयों के वोट है। लेकिन 62% हिंदू वोट होने के बावजूद 15,000 से ज्यादा गयासुद्दीन शेख को वोट हिंदू समाज का मिलता है। जब हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होता है, जब वो जीत पाते हैं, तो आपको कम से कम दरियापुर, जमालपुर और वांकानेर की ज्यादा की सीट इन पे उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी भी उलमा इकराम की बात को नहीं माना और मेरे खिलाफ नुमाइंदा खड़ा किया। 8 दिन जमालपुर में घूमे, 6 दिन मेरे यहाँ पैदल घूमे, लेकिन 6 दिन पैदल घूमने के बाद भी सिर्फ 1700 वोट वो ले पाए। यानी लोगों ने उनकी नीति को लोगों ने नकार दिया। लोग ये देखते हैं कि हमारे सुख दुख में आधी रात को कौन काम में आता है। तो फिर भी मेरी हार का कारण वो बने। वो क़यादत करने की हमेशा बात करते हैं कि क़यादत खड़ी करना है, लेकिन गुजरात में बनी जो क़यादत थी, उस क़यादत का गला घोट करके ओवैसी साहब चले गए। तो यानी ये सब चीजों को लेकर के जब लोगों को पता चला कि गुजरात में चंडूला तालाब के यहाँ पे इतना बड़ा डिमोलिशन हुआ, बांग्लादेशियों के नाम पे 10,000 लोगों को बेघर कर दिया, गिर सोमनाथ में पट्टन, वहां पे मजारात को शहीद किए गए, बैट द्वारका में किए गए, जूनागढ़ में, बड़ौदा में मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, शहीद की गई, कब्रिस्तानों पे जो थे उसको शहीद किए गए। तो यानी लोगों के इतने दुख के माहौल में कभी एक ट्वीट भी ओवैसी साहब का नहीं आया। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। और जब फिर वापस से चुनाव आया 26 का, तो फिर अपना लाव लश्कर लेकर के जब वो गुजरात आए, तो उसका परिचय, उसका लोगों ने उनके अपने मूड का परिचय दे दिया कि एक वक्त था कि जब 50,000 लोग रिवर फ्रंट पे इनके नाम पे जमा होते थे और हमको ये उम्मीद थी कि 2-3 हजार लोग तो सुनने आएंगे, क्योंकि चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन एक अच्छे वक्ता के तौर पे उनको लोग सुनने तो जरूर पसंद करते हैं। लेकिन 300 लोग भी यहाँ पर जमा नहीं हो पाए। उसके 2 सबसे बड़े कारण थे। एक, जो बनी क़यादत जो थी 15 साल की, उसका गला घोटना, वो बहुत चर्चा का सब्जेक्ट था। दूसरा कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल में समझौता किया, बिहार में थोड़ा एक ले गए, जो 5 सीट थी 5 ही जीते, ज्यादा नहीं जीते, लेकिन गोदी मीडिया उसको बड़ा चढ़ा करके बताता है। महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव में 200 सीट जीते, उसको भी ऐसा बताया जैसे पूरा महाराष्ट्र जीत लिया उन्होंने। लेकिन जो एक माहौल खड़ा हुआ था, वो हुमायूं कबीर के साथ समझौता करने से पूरा का पूरा ढह गया इनका जो जन समर्थन था। क्योंकि हुमायूं कबीर से समझौता करने के लिए असीम वकार जो उनके प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, उन्होंने भी मना किया था कि बीजेपी का एजेंट है, इसके साथ अच्छा सब हमको नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है।
और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या मजबूरियां नहीं होगी असद साहब की वही जानते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर से उन्होंने समझौता किया और वही चीज फिर बाद में ये आई कि सिटिंग ऑपरेशन के अंदर हुमायूं कबीर ने कहा कि 1000 करोड़ का सौदा किया था मुस्लिम वोटों को तितर बितर करने के लिए। और ओवैसी साहब ने वहां पे जाके कहा कि ममता और मोदी दोनों भाई बहन हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। यानी इनके निवेदन देखो, आसाम भी जो राज्य है वो सरहदी राज्य है, पश्चिम बंगाल भी सरहदी राज्य है, लेकिन आसाम में कोई दिक्कत ममता बनर्जी ने पड़ने नहीं दी। लेकिन आसाम में हमने देखा कि जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा, मैं मानता हूं देश का सबसे पागल, सबसे मूर्ख और सबसे कट्टरवादी मुख्यमंत्री है, हमेशा कुछ ना कुछ भौंकता रहता है। वो वहां पे आप देखो कि कितने लोगों को रोहिंग्या के नाम पे वहां पे बेघर कर दिया गया। क्यों? कि वहां पे न कांग्रेस की सरकार थी न यूपीए की किसी गठबंधन की सरकार थी, तो वहां पे ये नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में इतना सब होने के बावजूद भी ममता बनर्जी जो थी वो सेक्युलरिज्म के साथ और वहां के मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रही। ये फर्क होता है भाजपा में और यूपी और कांग्रेस की सरकारों में। व्यास भाई, ये जो हुमायूं कबीर वाला खुलासा हुआ है, इससे गुजरात का जो मुस्लिम वोटर है कैसे देखेगा और क्या एक आप अपील करें? गुजरात के खुलासा तो आपको बताऊं मैं कि खुलासा तो बाद में हुआ, पहले समझौता हुआ। जब ये यहाँ पे आए थे, जब खुलासा नहीं हुआ था, जब अहमदाबाद के दौरे पे आए थे, तो उस वक्त में भी लोगों ने उस चीज को पसंद नहीं किया था और उसी के कारण से कि सभा यहाँ पर फैल हुई। एक तो वादा नहीं निभाया, दूसरा गलत गठबंधन जो किया, उसके बाद तो खुलासा हो गया। तो लोग तो ये पूछ रहे हैं कि गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है, क्योंकि जिस तरह मुझे हराया तो उसमें भी कोई ना कोई हुमायूं कबीर था। आज पूरी की पूरी आप अहमदाबाद के मामले को लेकर के देखो तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा आश्वासा लगती है कि शाहपुर की सीट 4 कॉर्पोरेशन सीट है, उसपे एक मुस्लिम नुमाइंदा अकबर भट्टी जो सिर्फ 400 वोटों से पिछली बार जीत के आया था। आज ओवैसी साहब के जो गुजरात के हुमायूं कबीर हैं, उन्होंने वहां पैनल नहीं लड़ा है, सिर्फ सामान्य सीट पे अकबर भट्टी के सामने ही अकेले एक उम्मीदवार खड़ा किया है। दूसरा, जो कालपुर खाड़िया जो इतिहास बनाने वाला है इस मर्तबा आजादी के बाद के, जहां पे भाजपा का जन्म हुआ था, भाजपा को जन्म देने वाली जो उसकी मां है जनसंघ और आरएसएस, उसका पहला कार्यालय भी खाड़िया में ही था। भाजपा जी खुद आकर के वहां ठहरते थे। आज वो चुनाव भी जो है ये भाजपा हारने जा रही है। लेकिन उस वक्त में भी वहां 2 नुमाइंदे एमआईएम ने खड़े किए थे, एक दलित था और एक मुस्लिम था। लेकिन गुजरात के हुमायूं कबीर ने दलित कैंडिडेट का वापस नॉमिनेशन खिंचवा लिया और मुस्लिम को रखा। एडवोकेट इलियास खान के सामने 4 मुस्लिम अपक्ष है, अकबर भट्टी के सामने 4 मुस्लिम अपक्ष है। क्राइम ब्रांच, पुलिस, गैर कानूनी से काम करने वाले लेभागु बिल्डर, पुलिस के दलाल, बोगस और असमी पत्रिका में लोगों ने मिलकर के ये षड्यंत्र किया कि शाहपुर और कालपुर खाड़िया में कांग्रेस को हराया जाए। तो यानी ये सब चीजों को लेकर के ये सब खुला मामला है कि आपको लड़ानी थी, पैनल लड़ानी थी, क्यों खाड़िया में तुमने दलित का नॉमिनेशन वापस खिंचवा लिया?
जी। और क्यों तुमने पैनल खड़ी नहीं की? शाहपुर में तुमने पैनल क्यों नहीं खड़ी की? और दरियापुर में जो हत्याकांड आज मार है, वो जो जो बीजेपी की बी टीम है, वह ये प्रचार कर रही है कि 2 वोट आप कांग्रेस को मुस्लिम को दो और 2 वोट हमको दो। यानी पहले तो अपने पार्टी से गद्दारी कर रहा है। दूसरा कि एक एरिया से अगर आपने किसी को वोट दे भी दिया तो तुम जीतोगे नहीं। दरियापुर, कालूपुर खाड़िया या शाहपुर हो या दरियापुर, ये जहां पर पहले मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट पड़ना जरूरी है, उसके बाद हिंदू समाज में से आपको जो है वोट सेक्युलर हिंदू भाइयों का मिलना जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जब भी आप जीत पाओगे। आप जानते हैं कि 15 साल में विधायक रहा, मेरी सीट पे सिर्फ 38% मुस्लिम थे, उसके बाजू में जीता था। वो मुस्लिम एक मुश्त वोट डालता था, हिंदू में से 15,000 वोट मिलते थे। जमालपुर की स्थिति विपरीत है, वहां 62% मुस्लिम है और 38% हिंदू समाज के वोट है। तो एक गुजरात में एक वाहिद सीट है जमालपुर कि जहां अभी भी हिंदू समाज का वोट ना मिले तो भी आप जीत सकते हैं। लेकिन मेरी सीटें नहीं थी, लेकिन अगर हिंदू समाज ने मुझे साथ ना दिया होता तो मैं 3 मरतबा नहीं 1 मरतबा भी विधायक ना बन पाता। तो यानी पैनल को तोड़ने का काम वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आप समझ लीजिए अपना 4 वार्ड है, चंदन तलावड़ी है, आपने अगर वहां वोट दे भी दिया इस तरीके से पैनल तोड़ करके 2 मुस्लिम इधर 2 मुस्लिम उधर, तो क्या वो चंदन तलावड़ी और 4 वार्ड के वोट से वो नुमाइंदे जीत जाएंगे? जवाब है नहीं नहीं नहीं। पहले पूरे विस्तार में समूचे मुस्लिम समाज के वोट एक तरफा चाहिए, बाद में हिंदू वोटों का साथ चाहिए मजबूती के साथ, जब भी आपकी पैनल जीत पाएगी। अब ये जो भाजपा की जो लाइन है वो ये है कि पहले मुस्लिम पैनल के अंदर विभाजन करा दो हिंदू मुस्लिम के नाम पे। दूसरा कि भाजपा हिंदू में प्रचार अभी शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे 2 नुमाइंदे हिंदू भी है, वहां ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तो मुस्लिम को ही चलाने वाले हैं, यानी हिंदू भी हमको वोट देंगे। यानी उधर हिंदू में बंटवारा हो जो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट ना दे, और इधर जो मुस्लिम हिंदू के उम्मीदवार को वोट ना दे। उसका होगा क्या? उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा जो 2022 में हुआ था। और यहाँ पर जो है दरियापुर में पहली बार जो कांग्रेस का गढ़ है वह जीतने के उनके चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन दरियापुर की आवाम बहुत समझदार है, चालाक है, राजकीय इससे परिपक्व है, और 2022 में जो चूक गलती हुई है उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। आप जा रहे हो, आपका टीवी आपकी कैमरे की आंखें देख रही है कि कैसा जन समर्थन कांग्रेस को मिला है। उसके पीछे के कारण में 2022 की मेरी हार लोगों को पता है। वो गलती तो हमने 24 के लोकसभा चुनाव में सुधार दी थी। पिछली लोकसभा से लेकर इस लोकसभा में 11,000 कांग्रेस पार्टी भाजपा से प्लस हुई है, यानी मुस्लिम समाज तो मेरी हार के बाद ही अलर्ट हो गया था। अब ये कॉर्पोरेशन है तो अब कोई गलती चूक होने वाली नहीं है। लेकिन गुजरात के हुमायूं को भी पुलिस प्रशासन ये सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मैं तो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से भी अपील करूंगा कि आज हम मजाक के पात्र बन रहे हैं कि हमारा नेतृत्व अच्छे लोगों के खामोश हो जाने से, पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोग जो है, बुद्धिजीवी लोग, उनकी खामोशी की वजह से आज समाज का जो पूरा का पूरा नेतृत्व, चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो 5 साल नहीं दिखते हैं, जो दारू जुगाड़ अड्डे चलाने वाले, गैर कायदेसर बिल्डिंग बनाने वाले लेभागु बिल्डर और पुलिस के बातमीदार पूरे चुनाव का कब्जा ले लेते हैं। यानी हमको एक मजाक बना कर दिया है। तो मैं अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि मुस्लिम समाज के लोग किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पार्टी, जो लोग हिंदू मुस्लिम दोनों की राजनीति करते हैं, तो उनके साथ, उनके लिए नाम लिए बगैर भी उनको बात करनी चाहिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को आपको वोट देना चाहिए। और ये जो लेभागु बिल्डर, पुलिस के बातमीदार और असामयिक तत्व है, उनकी बातों में ना आकर के अपने वोटों को बिखेरना बंद करना चाहिए, ताकि समाज का सर भी इज्जत के साथ उठे। समाज का नेतृत्व है जो वो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग करते हैं, हमारी संस्थाएं करती है, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग करते हैं। अब चुनाव तो ये हो गया कि हर वक्त जब आप देखो तो जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके हाथ में बुरा चला जाता है।